हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नौकरी पक्की में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता ही है कि भी हमारी वीडियो चैनल पे जो वीडियोस आ रही हैं वो आ रही हैं आरआरसी ग्रुप डी से रिलेटेड। और हम करवा रहे हैं क्या, हम करवा रहे हैं आपको आरआरबी ग्रुप डी के जो पिछली बार 2018 में जो पेपर हुए थे उनका रिवीजन, ताकि आप आरआरसी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर सकें और रिवीजन आपका हो सके। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं आपके लिए वो है 18 सितंबर 2018 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करवा दिए हैं, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हमें एक प्रॉब्लम फिगर दिया है और फिर हमसे 4 आंसर फिगर दिए और हमसे पूछा है कि जो प्रॉब्लम फिगर है इससे क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस, यानी इससे सबसे ज़्यादा इस तरह से जो दिखता है बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर, वो इन चारों में से कौन सा है। तो अगर हम ठीक से देखें तो हमें समझ में आता है कि जो ऑप्शन डी दिया है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमें प्रॉब्लम फिगर में दिया है। बस हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम फिगर वाले चित्र को ये राइट हैंड पर 90 डिग्री से रोटेट कर देना, मतलब इसे 90 डिग्री से घुमा देना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही चित्र बन जाएगा जैसा कि हमारा उसमें प्रॉब्लम फिगर में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमसे कहा है कि अगर आज मंडे है तो अब से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो चलो देखते हैं यार, 61 हम अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से करेंगे डिवाइड। तो 7 अट्ठे 56, ये बचते हैं 5, यानी 5 हमारे और डेज या हम कह सकते हैं अतिरिक्त दिन हमारे बचते हैं। तो अगर हम देखें मंडे से +5 कर दें तो मंडे से +5 करने पर आता है सैटरडे। क्या आता है? सैटरडे। तो हमारा 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, वो होगा सैटरडे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अब तो अगले प्रश्न में हमें फिर से ये फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। हमें इसमें 3 फिगर दिए गए हैं और एक क्वेश्चन मार्क दिया है और 4 फिगर हमें आंसर में दिए गए हैं और फिर हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फिगर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। तो यार हमें दिख रहा है यहाँ पर एक ये वृत्त है, ये एक रेखा है और यहाँ पर एक आयत है। अगले चित्र में लाइन तो यहीं पर है, आयत भी यहाँ पर है, पर जो ऊपर से जो वृत्त था वो अब यहाँ नीचे आ गया है। तो उसी तरह अगर हम इस चित्र में देखें तो यहाँ त्रिभुज है, ये एक लाइन है, यहाँ पर एक आयत है। तो अगले चित्र में क्या होना चाहिए कि ये आयत यहीं रहेगा, लाइन भी यहाँ रहेगी, लेकिन ये त्रिभुज कुछ नीचे खिसक कर इस तरह से आ जाएगा। और ऐसा चित्र हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऐसा चित्र हमें दिखाई दे रहा है हमारे ऑप्शन सी में। तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें फिर से फिगर रिलेटेड है। फिर से हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया और हमसे कहा है कि चारों आंसर फिगर वाले जो हैं इनमें से छांट के हमें सही जवाब देखना है। और चलिए देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर ये जो आकृति है ये इस तरह है, अगले में ये इस तरह होगा, यानी 180 डिग्री से ये रोटेट हो गई। फिर ये इस तरह है, यानी फिर से 180 डिग्री पर, यानी अगले चित्र में ये इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो और फिर हम अगर देखें ये तीर, तो ये इनकी दिशा कुछ इस तरह है नीचे की तरफ, अगले में ये इस तरफ है, यानी ये तीरों को अगर हम देखें तो ये कुछ 90 डिग्री से दाईं तरफ रोटेट किए गए हैं। अगले में देखें तो ये कुछ ऊपर की तरफ है या ऐसे, यानी इससे अगले चित्र में ये तीर जो होंगे वो कुछ इस तरह से इस दिशा में जा रहे होंगे और ऐसे तीर जा रहे हैं केवल हमारे ऑप्शन सी में। तो यही हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें हमसे कहा है कि ऑल कार्स आर 4 व्हीलर्स और दूसरा है कि ऑल 4 व्हीलर्स आर व्हीकल्स। यानी हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं और हमें दिख रहा है कि इसमें 2 ऑल के रिलेशन दिए गए हैं दोनों ही स्टेटमेंट में। तो इसका फिगर बनेगा इस तरह से कुछ। तो हमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि ऑल कार्स आर 4 व्हीलर्स, तो ये कार हो गई, ये 4 व्हीलर हो गया। दूसरा है और ऑल 4 व्हीलर्स आर व्हीकल्स, तो ये 4 व्हीलर हो गया, ये व्हीकल हो गया। तो अब देखते हैं हमें वो क्या कहा है हमारा कंक्लूजन।
कंक्लूजन पहला है कि ऑल कार्स आर व्हीकल्स। तो सही बात है, ये सभी की सभी जो कारें हैं ये व्हीकल्स के अंतर्गत आ रही हैं। अब दूसरा है कि ऑल व्हीकल्स आर फोर व्हीलर्स, और ये दूसरा कंक्लूजन है कि सम व्हीकल्स आर फोर व्हीलर्स, यानी कुछ व्हीकल जो हैं वो फोर व्हीलर हैं। तो सही बात है। ये जो देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा और कार वाला ये पूरा हिस्सा फोर व्हीलर के अंतर्गत है, और ये व्हीकल्स का कुछ हिस्सा तो घेरे हुए हैं ही, यानी दूसरा कंक्लूजन भी हो गया हमारा सही। तो हमारा जो सही जवाब है वो है कि ऑल द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स इन तीनों के बीच में सही संबंध कौन सा वेन डायग्राम दर्शाता है। तो ये हमें 4 वेन डायग्राम दिए गए हैं। तो हमें पता है कि मोबाइल और लैपटॉप ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं, और ऐसा वेन डायग्राम हमें कहाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है अपने पहले फिगर में। तो हमारा पहला फिगर हो जाएगा सही जवाब, जो कि इन तीनों के बीच के सही रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें हमसे कहा है कि बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट याद कराने के लिए कहानियाँ जो हैं वो अच्छा माध्यम है। मतलब बच्चों की अर्ली ईयर्स में, यानी बिल्कुल छोटी उम्र में उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कहानियाँ एक अच्छा माध्यम होती है। उन्हें कहानियों के माध्यम से हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब एजम्पशन हमें क्या दिया है, एजम्पशन हमें दिया है कि चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं। तो सही बात है, बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं, तभी तो ये चीज़ दिमाग में आई। और दूसरा है कि स्टोरीज इम्प्रूव चिल्ड्रंस इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन स्किल्स, कि स्टोरी यानी कहानियों से बच्चों का जो इमेजिनेशन है और विजुअलाइजेशन करने का जो स्किल है वो इम्प्रूव होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही जवाब होगा कि बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीसिट। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें हमसे पूछा है, एक क्वेश्चन दिया है और हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं इसका आंसर निकालने के लिए। हमें देखना है कि हम स्टेटमेंट की मदद से आंसर निकाल पाते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द एज ऑफ श्री राम, यानी श्री राम की जो उम्र है वो क्या है। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि श्री राम श्याम से 32 साल बड़ा है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि श्याम अभी 2 साल का है। तो श्याम 2 साल का है और श्री राम इससे 32 साल बड़ा है, यानी श्री राम हो गया 34 साल का। तो हमें इसका उत्तर निकालने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट लगे, यानी हमारा सही जवाब होगा बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी हमें एक सीरीज दी गई है और हमें इसमें मिसिंग टर्म, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमें दिया है B25, फिर इसे हम खाली छोड़ देते हैं, फिर F9 और H4। तो अगर हम देखें कि F की प्लेस वैल्यू होती है 6 और H की होती है 8 और B की होती है ये 2, यानी यहाँ पर जो आएगा वो आना चाहिए 4 प्लेस वैल्यू वाला, और 4 प्लेस वैल्यू होती है D की। ठीक है, अब अगर हम देखें 4 तो ये होता है 2 का स्क्वायर, 9 ये 3 का है, और 25 है 5 का। तो इनके बीच में रहता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ आएगा D 16, और ये हमें दिया है हमारे पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि जॉय पॉइंट्स आउट टू अ पिक्चर, यानी जॉय एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि दिस इज माई मदर सिस्टर्स हस्बैंड, यानी ये मेरी माता की बहन के पति हैं। ठीक है, और तो फिर हमसे पूछा है कि हाउ इज़ द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू जॉय, यानी वो व्यक्ति जो है तस्वीर वाला वो जॉय से किस प्रकार संबंधित है। तो यार देखो, ये उसको कहता है कि दिस इज़ माई मदर सिस्टर, यानी मेरी माँ की बहन, तो वो होती हैं मौसी, और मौसी के हस्बैंड होते हैं मौसा, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे। और फिर हमसे पूछा है कि व्यक्ति जॉय से किस प्रकार रिलेटेड हैं, तो ये जॉय, तो ये हैं इसके मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल।
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमसे कहा है कि कौन सा इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, यानी आंट, कैटरपिलर, हैमस्टर और लोकस्ट। हमें पता है कि आंट, कैटरपिलर और लोकस्ट ये तीनों एक प्रकार के कीट होते हैं, जबकि हैमस्टर इनसे अलग होता है, यानी ऑड वन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें फिर से कुछ लेटर उसकी सीरीज दी गई है और हमें पता करना है कि नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह है। ये है डी ओ ई पी एफ क्यू जी आर और यहाँ खाली। तो अगर हम देखें कि डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी और जी के बाद आना चाहिए एच। ठीक है, तो यहाँ एच आना चाहिए। फिर देखें यहाँ ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस। तो यहाँ आना चाहिए एच एस और एच एस हमें दिया है चौथे ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में हमें एक फिगर दिया है और हमसे कहा है कि अगर एम आकृति पे एक मिरर रखा है तो इसका जो चित्र होगा चारों ऑप्शन में से कैसा बनेगा। तो इसका चित्र बनेगा ऐसा, ये बॉक्स और ये गोल सर्किल और इस तरह से, और ये इस तरह की आकृति बनेगी और इस तरह की आकृति हमें दिख रही है हमारे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में मैप को लिखा गया है KYN, रिड्यूस को मतलब उसी कोड लैंग्वेज में रिड्यूस को क्या लिखा जाएगा। तो चलो देखते हैं यार, मैप को KYN किस तरह लिखा है, KYN। तो अगर हम देखें कि M की प्लेस वैल्यू 13 है और K की 11, A की 1 है, Y की 25, P की 16 और N की 14, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये -2 है, यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2, यानी -2 का पैटर्न चल रहा है। तो चलो अब रिड्यूस को देखते हैं। तो REDUCE, तो R से अगर हम 2 माइनस कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर P, E से माइनस कर दें तो C। तो हमें यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शन मिले हैं। अब हम अगर लास्ट का वर्ड देखना तो हमें पता चल जाएगा। तो E से अगर हम 2 माइनस करें तो C आएगा और वो हमें दिया है तीसरे ऑप्शन में। तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब, हमें पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एक स्टेटमेंट के ग्लोबल वार्मिंग, स्पीसीज एक्सटिंक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन आर पोजिंग अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। मतलब हमें स्टेटमेंट दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग और ये स्पीसीज एक्सटिंक्शन यानी कुछ जानवर की कुछ प्रजातियां हैं वो अब विलुप्त हो गई हैं, और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटाव ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए एक खतरा बन रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एजम्पशन क्या है। तो एजम्पशन इसमें है कि द मोर वी एक्सप्लॉइट एंड डिग्रेड आवर एनवायरनमेंट द मोर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वी क्रिएट, अल्टीमेटली पुटिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एट रिस्क। तो इसमें कहा है कि पहला एजम्पशन है कि जैसे जैसे हम अपने पर्यावरण को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसे डिग्रेड कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो बढ़ रहा है और मानव जाति के लिए खतरा, उसकी ज़िंदगी के लिए, मानव जाति की ज़िंदगी के लिए खतरा बढ़ रहा है। तो ये बात सही है। अब दूसरा देखें कि एवरी स्पीसीज इज डिपेंडेंट ऑन एवरी अदर स्पीसीज फॉर सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी हर जो प्रजाति है वो किसी दूसरी प्रजाति पर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली निर्भर है अपने जीवन के लिए। ठीक है, फिर कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द वंस हु डिपेंड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर नॉट ओनली अवर सर्वाइवल बट आल्सो फॉर अवर डेवलपमेंट नीड्स। तो इसमें और फिर इसमें कहा गया है कि जो मानव जाति है वो सबसे ज़्यादा दूसरी प्रजातियों पर डिपेंड है, अपना कि अपनी सर्वाइवल के लिए यानी अपने जीवन यापन के लिए, बल्कि अपने डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा
एजम्पशन है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही जवाब हुआ कि बोथ एजम्पशन 1 और 2 आर इम्प्लीसिट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक प्रॉब्लम फिगर दिया है और हमसे पूछा है कि इससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता आंसर फिगर कौन सा होगा। तो इससे सबसे ज़्यादा जो मिलता जुलता है वो है हमारा ऑप्शन सी। हमें क्या करना है, बस इस प्रॉब्लम फिगर को 180 डिग्री से रोटेट कर देना है, तो बिल्कुल ऐसी आकृति बन जाएगी जैसी ऑप्शन सी में दी गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऑड वन आउट छांटना हमें इन चारों में से, तो देखते हैं। तो इन चारों में से ऑड जो है वो हमारा ऑप्शन सी यानी कि ई। क्यों? क्योंकि ये एक वोवल है, स्वर है, बाकी सभी व्यंजन हैं। तो हमारा ऑड हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें कहा गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ आवर कंट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स दीज डेज गिवन द फास्ट पेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग वेस्ट। के जो वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन है वो हमारे देश की इस टाइम सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसी के साथ साथ कचरा भी बढ़ रहा है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि द indisposed waste cause a lot of harm to our environment and breeds various diseases। कि जो indisposed waste है यानी जो खुला कचरा पड़ा रहता है वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और अलग अलग तरह की नई नई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी पैदा होती हैं उससे। और दूसरा है इट विल सर्टेनली बी हेल्पफुल टू एड्रेस पब्लिक और स्टूडेंट एट एनी इंस्टीट्यूशन ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। और दूसरा है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि हम आम जनता को या स्टूडेंट्स को किसी भी इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज वगैरह में वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताएं। तो सही बात है, दोनों ही कंक्लूजन हमारे फॉलो करते हैं, दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा डायरेक्शन बेस है। इसमें हमसे कहा है कि ए स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट यानी ए पूर्व की तरफ, ऐसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो ए जो है वो ईस्ट की तरफ यानी इधर मुंह करके खड़ा है और बी इज स्टैंडिंग 750 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए यानी ए अगर यहाँ पर है तो बी इसके 750 मीटर यानी यहाँ है, तो ये दूरी हो गई 750 मीटर। फिर हमसे कहा है कि एट 500 मीटर टू द राइट ऑफ ए यानी ए के 500 मीटर राइट में यानी इस तरफ यहाँ पर एक पोल है। ठीक है, तो पोल को हम मान लेते हैं सी है। फिर हमसे कहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पोल विद द रेस्पेक्ट टू बीज पोजीशन। तो हमसे पूछा है कि बी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है। तो बी के सापेक्ष सी की दिशा है यानी इस तरफ, अगर बी यहाँ है तो सी यहाँ है, तो ये हो गई साउथ ईस्ट। तो हमारा सही जवाब हो गया साउथ ईस्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि इस चित्र में कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो चलिए देखते हैं कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं इसमें। देखो एक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस क्षेत्र में कुल 16 राइट एंगल ट्रायंगल हैं और यही हमें मैक्सिमम नंबर इसमें दिया है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमें कुछ टर्म दिए गए और हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। तो चलो देखें। देखो यार, यहाँ पे दिया है 12, यहाँ 24, यहाँ 36 यानी चल रहा है 12 की टेबल, तो यहाँ आएगा 48। फिर देखते हैं यह ए सी ई यानी 2 छोड़कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी के बाद में डी ई और ई के बाद में एफ जी। ठीक है, 48 जी। तो 48 जी वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है दूसरा। ठीक है, हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस। इसमें हमसे कहा है कि ऑल मड आर वेसल्स और ऑल वेसल्स आर कंटेनर्स। यानी कि क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है और इसमें दो हमें ऑल के रिलेशन दिए हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, ये इस तरह से। और हम देखते हैं, हमसे कहा है ऑल मड आर वेसल्स, तो ये मड हो गया, ये वेसल हो गई। और फिर कहा है ऑल वेसल्स आर कंटेनर्स, तो ये हो गया कंटेनर। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन है ऑल कंटेनर्स आर मड। तो ये बात गलत है, क्योंकि सभी कंटेनर तो मड नहीं है, बल्कि सभी मड कंटेनर है। तो पहला हो गया गलत। दूसरा है सम वेसल्स आर मड, तो सही बात है। वेसल्स का ये वाला जो हिस्सा है ये मड है, यानी सम वेसल्स आर मड। तो दूसरा कंक्लूजन हमारा सही है। तो सही जवाब हो गया हमारा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें गार्लिक, जिंजर और चिली में सही संबंध दर्शाना। तो गार्लिक भी अलग है, जिंजर भी अलग है और चिली भी अलग है। तो इन तीनों का सही संबंध दर्शाता है हमारा ये पहले वाला फिगर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से डायरेक्शन बेस है। तो फिर से हम जरा ये बनाते हैं इस तरह से, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। और हम बता दें कि इनके बीच में 45 का डिफरेंस है, इनके बीच में 90 का, इसी तरह 45 बढ़ता जाएगा। तो हमसे कहा है कि सारंग वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी इस तरफ। अब यहाँ से ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज यानी राइट की तरफ। तो 135 डिग्री घूमता है, तब ये इधर आ जाता है। और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, यानी इस तरफ। फिर हमसे पूछा है कि अब वो किस डायरेक्शन में फेस है। तो उसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो गया नॉर्थ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में किन को PRM लिखा है, तो थ्रेड को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो चलो देखते हैं किन को कैसे लिखा है। तो ये PRM, तो K की प्लेस वैल्यू 11, इसकी 16, इसकी 9, इसकी 18, इसकी 14 और इसकी 13। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये है अपोजिट लेटर्स का, यानी इन लेटर्स का जो योग है वो हो जाता है 27। तो यही अब हमें देखना है थ्रेड के लिए। तो THREAD, तो T का जो अपोजिट लेटर होता है वो है G, H का S, R का I, E का V, A का Z और D का होता है W। तो हमारा राइट आंसर होगा GSIVZW। GSIVZW, यानी ये दूसरा जो ऑप्शन है ये हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो उस दिन आपकी सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, इस पर कमेंट करके बताना और इसे शेयर करना दोस्तों के साथ। और ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटे वाला आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हम तैयारी करवाते रहेंगे, इसी तरह से आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।